हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर नया व्हीटस्टोन ब्रिज यानी व्हीटस्टोन सेतु क्या है इसके बारे में समझेंगे और इसकी वर्किंग मेथड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए कि व्हीटस्टोन क्या है। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक, देखो लिख करके मैं डिक्टेट यहाँ लिख करके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है भाई, ये है आपका व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, है ना। तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने ऐसे प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, व्हीटस्टोन कहलाता है। ये युक्ति क्या कहलाती है? व्हीटस्टोन कहलाती है। ये व्यवस्था व्हीटस्टोन कहलाती है। तो हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसकी संरचना क्या है, रचना क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, संरचना के बारे में बात करें तो देखिए एक बार समझ लेते हैं। इसमें 4 प्रतिरोधों को PQRS, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS को एक चतुर्भुज के रूप में, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बना लेते हैं। यानी 4 प्रतिरोध देखिए, A के बाद B के बाद C, मतलब ABC, यानी कि ये जो P प्रतिरोध है इसके साथ Q ये जुड़ा है, फिर ऐसे ये जुड़ा है, ऐसे ये R जुड़ा। तो यानी 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके क्या बना लिया? इसका चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है ना, ये चतुर्भुज इसमें बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 विकर्ण हुए, एक विकर्ण ये BD हुआ और एक विकर्ण AC हुआ। इसके एक विकर्ण में हमने कुंजी K2 लगा दी है और धारा मापी लगा दिया, और एक विकर्ण AC में हमने क्या लगा दिया? कुंजी K1 और सेल लगा दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 प्रतिरोधों, चार प्रतिरोध कौन से हैं? PQRS। इसमें 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर, कैसे जोड़कर? श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या करते हैं? एक चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज मतलब जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, जिसके एक विकर्ण AC में क्या लगा दिया है? कुंजी K1 की सहायता से सेल लगा दिया है। यानी विकर्ण तो ये, अगर वैसे विकर्ण ऐसे बनाते तो यहाँ बीच में लग जाता, लेकिन ये थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगी, इसलिए ये नीचे अलग बनाया गया है। ठीक है, तो इसके एक विकर्ण इस विकर्ण का नाम क्या है? AC। इसके विकर्ण, एक विकर्ण AC में, है ना, कुंजी K1
कुंजी K1 की सहायता से कुंजी K1 की सहायता से सेल लगा देते हैं, सेल लगा देते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। तथा दूसरे विकट BD में कुंजी K2 की सहायता से धारा मापी लगा देते हैं, तथा दूसरे विकट BD में कुंजी K2 की सहायता से कुंजी K2 की सहायता से तथा दूसरे विकट BD में कुंजी K2 की सहायता से एक धारा मापी लगा देते हैं। ठीक है, एक धारा मापी लगा देते हैं तथा दूसरे विकट BD में कुंजी K2 की सहायता से क्या लगा देते हैं? धारा मापी लगा देते हैं। ठीक है, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, थोड़ा सीधी लाइन, इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार व्यवस्थित इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कोई दो प्रतिरोधों का अगर मानों का अनुपात निकालें, किन्हीं दो प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधों के बराबर रहे, शेष दो प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर रहे, अनुपात के बराबर रहे। इस बात को समझें, यानी इसमें ऐसे व्यवस्थित किया गया है प्रतिरोधों को, जैसे इसका और यानी ये P और R है, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो निकालें वो इन दोनों के रेशियो के बराबर रहे, ऐसा व्यवस्थित किया जाता है इसको। और अगर P और Q का निकालें तो ये RS के अनुपात के बराबर रहे, इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया जाता है, राइट। तो अच्छा देखिए, तथा इसमें एक बात और रहती है कि जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारा मापी में अगर कोई विक्षेप नहीं आए तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, और अगर ये धारा मापी में विक्षेप आ गया, विक्षेप का मतलब इसकी जो धारा मापी की जो सुई है बीच में रहती है, आप जानते हैं जो धारा मापी होता है बीच में यहाँ जीरो होता है, इसका इधर उधर स्केल होता है, यहाँ पर तो जो सुई रहती है इसकी जीरो पर रहती है, तो अगर इसमें धारा आएगी तो या तो इधर जाएगी या इधर ये सुई विक्षेपित हो जाएगी। तो ये हम चाहते हैं कि अगर कुंजी K2 को दबा के देखें तो हम ये कहें कि धारा मापी में कोई, हम देखते हैं कि धारा मापी में अगर कोई विक्षेप नहीं आता है तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, और अगर विक्षेप आ गया तो सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं है। ये ऐसे व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इसमें कोई विक्षेप नहीं आए। तो इस बात को यहाँ ऐड कर देते हैं, तथा कुंजी K2 को दबाने पर, कुंजी K2 को दबाने पर यदि धारा मापी में तथा कुंजी K2 को दबाने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता, कोई विक्षेप
नहीं आता तो सेतु संतुलित अवस्था में होगा। तो सेतु कैसा हो, सेतु मतलब ब्रिज, सेतु संतुलित अवस्था में होगा। तो सेतु संतुलित अवस्था में होगा। संतुलित अवस्था में होगा। ये बात समझ में आएगी आपको। ये मैंने इसके बारे में आपको रचना के बारे में बता दिया और इसमें कुछ व्यवस्थाएं बता दी। अगर हम बात करें इसकी क्रिया विधि की, तो इसका कार्य विधि कैसा होता है, ये क्रिया विधि कैसी होती है ये जानते हैं। क्रिया विधि, कार्य विधि या क्रिया विधि एक ही बात है। वर्किंग मेथड, वर्किंग मेथड में क्या है कि देखिए आप ये देखो, जब कुंजी K1 को दबाएंगे तो इसमें धारा बहेगी कि नहीं, धारा बहेगी। तो जब कुंजी K1 को दबाते हैं, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में क्या होता है भाई, धारा बहने लगती है। धारा आई बहने लग जाती है। बात सही है। यानी जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा आई बहने लग जाती है। ठीक है, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा आई बहने लग जाती है, जो बिंदु A पर आकर दो भागों में बंट जाती है। जो बिंदु A पर आकर, कहाँ पर, A पर आकर दो भागों में बंट जाती है। जो बिंदु A पर आकर यहाँ पर ये आई आएगी और दो भागों में यहाँ बंट जाती है। तो हम मान लेते हैं कि जो भुजा AD है इसमें धारा I1 बह रही है और इस वाली जो भुजा AB है इसमें I2 जा रही है, क्योंकि यहाँ आकर के धारा दो भागों में बंट जाएगी। तो इधर I1 या इधर, या आप ऐसे मान लो कि ऊपर वाले में I1, इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है ना। तो भुजा AB में धारा I1 और भुजा AD में धारा I2 जा रही है, यहाँ पे आकर के दो भागों में बंट जाएगी। ठीक है। तो हमने कहा जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो परिपथ में धारा I बहने लग जाती है, जो बिंदु A पर आकर दो भागों में बंट जाती है। किसमें बंट जाती है भाई, दो भागों में, दो भागों में बंट जाती है। दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में बंट जाती है। यहां से आप देख रहे हैं यहाँ दो भागों में बंट गई। तब भुजा AB में धारा I1 तथा AD में I2 धारा बहेगी। तब भुजा AB में धारा I1 तथा भुजा AD में धारा I2 बहती है। I2 बहती है। तब भुजा AB में धारा I1 तथा भुजा AD में I2 धारा बहती है। अब यहाँ तक तो आ गए आप। अब आप ये समझिए, यहाँ तक धारा आ गई। अब ये बताइए B पर आकर के ये दो रास्ते मिलेंगे धारा को, इधर और इधर, और यहाँ इसको भी दो रास्ते मिलेंगे, इधर और इधर। अब हमको ये पता होना चाहिए क्या इसमें धारा आ रही है, तभी तो हम इसमें धारा मानेंगे कोई, और धारा आई नहीं होगी तो क्या मानेंगे। तो जब हम कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता है। इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलन अवस्था में है, तो इसमें भुजा BD में कोई धारा नहीं बहती। और जब इसमें कोई धारा नहीं आएगी तो ये पूरी I1 धारा पूरी किसमें, BC में चली जाएगी, और यहाँ पर भी इसमें कोई धारा नहीं जा रही है। इसका मतलब है जो I2 धारा है D पर आकर के सीधी चली जाएगी इस पर। ठीक है, क्योंकि इसमें इधर जा ही नहीं रही है, तो इसमें भी धारा DC में भी क्या बहेगी, I2 ही बहेगी।
बात क्लियर है? तो हम यहां कह रहे हैं कि जब कुंजी जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो प्रबंधन धारा I1 बहने लग जाती है, बिंदु A पर आकर दो भागों में बट जाती है। तब भुजा AB में धारा I1 तथा भुजा AD में धारा I2 बहती है, ठीक है। अब जब कुंजी K2 को दबाते हैं, ये वाली जो कुंजी K2 है, तो कुंजी K2 को दबाते हैं, जब कुंजी K2 को दबाते हैं, जब कुंजी K2 को दबाते हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता, कोई विक्षेप नहीं आता। तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आता, अर्थात भुजा BD में कोई धारा नहीं बहती, कोई धारा नहीं बहती, ठीक है। यानी इसमें कोई विक्षेप नहीं आ रहा है, इसका मतलब BD में कोई धारा नहीं बहती। तब हम कह सकते हैं कि भुजा BC में भी धारा I1 बहेगी और भुजा DC में भी धारा I2 बहेगी, है ना। या भुजा BC में भी वही धारा बहेगी जो AB में बह रही है, और भुजा DC में भी वही धारा बहेगी जो AD में बह रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि तब भुजा किस में, भुजा BC में भी I1 धारा ही बहेगी। तब भुजा BC में भी I1 धारा बहेगी, क्योंकि धारा उसमें BD में जा ही नहीं रही है। तथा भुजा DC में I2 धारा बहेगी, तथा भुजा DC में I2 धारा बहेगी। क्लियर है? I2 धारा बहेगी, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये धारा I1 है तो यहाँ पे भी I1, और यहाँ पे भी ये धारा I2 है तो यहाँ पर भी I2 धारा, ठीक है। तब अब इसमें हम दो पास मान लेते हैं कि कोई एक पास, बंद पास ABDA है ना, ये एक बंद पास ये हो गया, ठीक है, ABDA, और एक दूसरा बंद पास हो गया BCDB, राइट। तो इसमें दो बंद पास हो गए। तो दो बंद पास है, एक ये है फर्स्ट और एक सेकंड। तब देख लेते हैं, तब यहाँ देखिए, तब बंद पास ABDA में, और किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देंगे। किरचॉफ के नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं, देख सकते हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं उसके, ठीक है। तो इसमें अगर ABDA, एक ये पास है, पास मतलब बंद लूप, तो यहाँ से धारा और उसके संगत यानी कोई प्रतिरोध है, उसके संगत धारा बह रही है, उसका संगत प्रतिरोध P है, इनका गुणनफल का योग, और उसमें लगे सेल में, उसमें लगे पास में लगे सेल के विद्युत भागों लगे योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखें, ये परपथ इसमें जो पास है ABDA में क्या लगा, प्रतिरोध क्या है P, और इसके संगत धारा क्या है I1। तो हम लिख सकते हैं P, यानी AB की तरफ चलेंगे तो ये सीधी इस तीर की दिशा में चलना है, तो P के साथ में धारा I1 है, तो PI1 या I1 इंटू P, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, फिर पहुंचे कहाँ पर, B पर आ गए। आप B पर आइए, जब B पर आ गए तो यहाँ से इधर चले, तो यहाँ पर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, धारा ही नहीं आ रही, तो यहाँ से सीधे आ गए। अब यहाँ से चले,
और जब ऐसे चलते हैं तो ये धारा इधर आ रही है और हम चल रहे हैं उल्टे, तो उल्टे चलेंगे तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे और धारा I2 और R है, ये प्रतिरोध R है, तो इन दोनों का मल्टीपल लिखेंगे आगे, तो चिन्ह माइनस का I2 इंटू R, और इसमें कोई सेल नहीं लगा है, यानी इस पास में, यानी जो पास हमने फर्स्ट माना है इसमें कोई सेल नहीं है, इसलिए सेल की जगह पे क्या लिख देंगे 0, है ना, यहाँ क्या लिख देंगे 0 रख देंगे, और ये समीकरण बना दीजिए फर्स्ट। अभी नहीं, आप ऐसा करो I1 इंटू पी इक्वल्स टू I2 इंटू R, ये बराबर में पहुंचा दो तो प्लस का हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बंद पास ये देख लीजिए बंद पास, इसमें बी सी डी बी में, बंद पास बी सी डी बी में, बंद पास बी सी डी बी में, बी सी डी बी में। अब बी से सी की तरफ चलिए, किधर चलिए, बी से सी की तरफ, तो बी से सी की तरफ चलो तो धारा I1 और प्रतिरोध Q, तो यहाँ पे चले। ठीक है, देखिए कहाँ आ गए, तो धारा I1 और प्रतिरोध क्या है Q। ठीक है, अब यहां से देखिए, यह है आपका धारा I1 प्रतिरोध Q, और यहां से C से चले तो धारा इसमें तो ऐसे जा रही है, यहाँ ऐसे इधर जा रही है, तो यहाँ धारा की दिशा में चल रहे थे, और यहाँ C से ऐसे आएंगे उल्टे, तो विपरीत दिशा में आएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, तो माइनस I2 इंटू S हो जाएगा, और जब यहाँ चलेंगे तो इसमें कोई धारा नहीं, तो फिर वापस यहीं आ गए, तो और इसमें कोई सेल भी नहीं लगाया, तो विद्युत भागफल शून्य होगा। तो यहाँ से इधर तीर की दिशा में चले तो I1 इंटू Q, और ये उल्टे चले तो माइनस का I2 इंटू S, माइनस I2 इंटू S, और कोई विद्युत भागफल नहीं है तो 0। इसे आप कह सकते हैं I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग देने पर, भाग दे दीजिए, तो यहां पर देखिएगा I1 इंटू पी बराबर I2 इंटू R, और सेकंड है आपका I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S। ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ पे दे रहे हैं हम भाग, क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं भाई, देख लीजिए भाग दे करके, ये तो देखिए I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो बचेगा आपका P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ठीक है, तो ये आपका जो है फाइनल फॉर्मूला निकल करके आ गया है। ठीक है, इसमें आपको कोई 3 प्रतिरोध अगर ज्ञात है तो कोई भी एक प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये व्हीटस्टोन सेतु के लिए क्या है, ये एक फाइनल व्यंजक है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने व्हीटस्टोन सेतु किया है। इसमें कोई भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है ना, हमारे पूरा कोर्स खरीदने के लिए हमारे जो है एप्लीकेशन हमारे को डाउनलोड कर सकते हैं आप, AKS एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और उस पर आपको पूरा फिजिक्स का कोर्स आपको उपलब्ध कराया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।